फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, ये हमारा डे नंबर 6 है अपने जेआईबी क्रैश कोर्स का। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने जेआईबी का यूनिट नंबर 8 जो कि बेस्ड है रिस्क मैनेजमेंट अपने पीपीबी का, यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 8 जो कि बेस्ड है रिस्क मैनेजमेंट और बेसल अकॉर्ड पे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टॉपिक क्या क्या हमें पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें रिस्क मैनेजमेंट को समझना है, उसके इंट्रोडक्शन को समझना है, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 अकॉर्ड को समझना है। तो हमें कुछ बेसिक आइडियाज मिलेंगे बेसल से रिलेटेड और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेआईबी के लिए भी और आगे आने वाले सीआईबी के लिए भी। तो इसे ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को, जो कि मैं समझाऊंगा। आपका बेसिक बिल्डअप होगा इस पार्टिकुलर चैप्टर से। देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है कि बैंक इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन आर कन्फ्रंटेड विद वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। ऑब्वियस ही बात है कि बहुत तरह की फाइनेंशियल रिस्क भी होते हैं और नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी होते हैं। अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स कहा गया, जैसे क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। दोस्तों, हम लोग इन सभी रिस्क के बारे में आगे जाकर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को नाम बस पता रहना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ बेसिक चीज रिस्क को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जो क्रेडिट रिस्क हुए, मार्केट रिस्क हुए, ऑपरेशनल रिस्क हुए, ठीक है। ये सब को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये सब बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हैं। अब देखिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ये समझते हैं। तो जितने भी बैंक हैं वो अपने रिस्क लिमिट को सेट करते हैं। कब? सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अपने रिस्क को एसेस करते हैं, ठीक है। एसेस करने के बाद वो अपने रिस्क के लिमिट को सेट करते हैं, ठीक है। और ये भी पता करते हैं कि उनका रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है कितना। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो हमारा ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट का टास्क है वो किसे असाइन किया गया है, तो इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी को होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, जिसे ये टास्क दिया गया है कि वो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के लेवल को पता करे, ठीक है। अब आपका प्रश्न ये है कि ये जो कमेटी है उसका क्या पर्पस है। तो ये पर्पस, इसका पर्पस क्या है दोस्तों? टू एम्पावर वन ग्रुप विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इवेल्युएटिंग ओवरऑल रिस्क फेस्ड बाय द बैंक एंड डिटरमाइनिंग द। देखिए, सबसे पहला 2 पॉइंट है। सबसे पहला काम क्या है इसका कि ये क्या करती है कि एक ग्रुप को पूरा का पूरा जिम्मेवारी दे देती है, ठीक है, कि तुम्हें ओवरऑल रिस्क को इवैल्यूएट करना है। ये पहला काम है कि किसी ग्रुप को जिम्मेवारी दे देना कि तुम ओवरऑल रिस्क को इवैल्यूएट करो। दूसरा काम क्या है? डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ रिस्क विच विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। ऑब्वियस ही बात है, यानी रिस्क का वो लेवल पता लगाना जो कि हमारे बैंक के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में हो, ठीक है दोस्तों। ये 2 काम है हमारा इस रिस्क कमेटी का। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको? हमारा बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि हमारा एक कमेटी इस्टेब्लिश है। उस कमेटी का 2 काम है जो कि मैंने बताया आपको। अब देखिए, ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है उसका फंक्शन समझिए। तो वो एक तरह से आइडेंटिफाई कर रही है, मॉनिटर कर रही है और मेजर कर रही है। किस चीज़ को? तो किसी बैंक के रिस्क प्रोफाइल को। देखिए दोस्तों, ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही सबसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्या क्या है? आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड मेजर, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी आर एसेंशियली डैश द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बैंक। ऑप्शन ए टू आइडेंटिफाई, टू मॉनिटर, टू मेजर, ए एंड सी, ए एंड बी, बी एंड सी, ए बी एंड सी। देखिए, साफ साफ क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होता है उसका जो फंक्शन होता है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनिटर करते हैं और मेजर करते हैं। ये तीनों का तीनों काम होता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा लोन रिव्यू मैकेनिज्म। दोस्तों देखिए, मैं जो आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रहा हूं उसमें मैं आप लोगों को मैक्मिलन बुक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं और उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने प्रिपेयर कर रहा हूं। तो ये स्टडी मटेरियल काफी हेल्पफुल है। इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन इस प्रकार से क्विक रिवाइज भी आप चीज़ों को कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लोन रिव्यू मैकेनिज्म को, जैसे शॉर्ट में हम लोग एलआरएम कहते हैं। बेसिकली एलआरएम है क्या? ये एक तरह का इफेक्टिव टूल है। किस चीज़ का इफेक्टिव टूल? तो इवैल्यूएट करने का इफेक्टिव टूल। क्या इवैल्यूएशन होगा? तो लोन बुक के क्वालिटी का इवैल्यूएशन होगा। समझिए बात को, लोन बुक है उसके क्वालिटी को हमें इवैल्यूएट करना है, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए जो टूल है हमारे पास वो होता है हमारा एलआरएम, ठीक है दोस्तों। एक पहला काम समझ में आ गया कि लोन बुक को इवैल्यूएशन पर्पस के लिए हम लोग एलआरएम को यूज करते हैं। दूसरा काम क्या है? फॉर ब्रिंगिंग अबाउट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। बैंक हैव देयरफॉर यूज एलआरएम फॉर लार्ज वैल्यू अकाउंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन इन वेरियस एरियाज लाइक इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लोन एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ क्रेडिट ग्रेडिंग प्रोसेस। देखिए, जो क्रेडिट ग्रेडिंग प्रोसेस है उसके इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग एलआरएम का
यूज करते हैं। और दोस्तों जो लॉस लोन का जो लॉस प्रोविजन है उसको एसेस करना, पोर्टफोलियो क्वालिटी को एक्सेस करना, ये सभी के सभी काम हमारे एलआरएम से होते हैं, यानी लोन रिव्यू मैकेनिज्म से होते हैं। आइए आपके सामने क्वेश्चन है, डैश इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कॉन्स्टेंट इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लोन बुक एंड फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ क्वालिटेटिव चेंज। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इवैल्यूएट करेंगे किसी चीज़ को तो आप उसके बेसिस पे क्या करेंगे बताइए? आप उसके बेसिस पे उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ही तो लाएंगे। समझ रहे बात को? आप अपने क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट लाएंगे ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो टूल का नाम बताना है आपको। आप देख सकते हैं लोन क्रेडिट मैकेनिज्म, लोन रिव्यू मैकेनिज्म, लोन प्रोसीड्यूर मैकेनिज्म। क्या सही आंसर है बताइए? तो ऑब्वियसली बात है, करेक्ट आंसर होगा हमारा LRM यानी लोन रिव्यू मैकेनिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, बैंक हैव यूज्ड लोन रिव्यू मैकेनिज्म दैट इज LRM फॉर लार्ज वैल्यू अकाउंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में बुक से ही रहते हैं, तो वो बुक से कहाँ से पूछे जाएंगे, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। सो द क्वेश्चन इज बैंक हैव यूज्ड लोन रिव्यू मैकेनिज्म फॉर लार्ज वैल्यू अकाउंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इन। ऑप्शन ए इज evaluating the effectiveness of loan administration, option B maintaining the integrity of credit grading process, option C assessing the loan loss provision and portfolio quality। ऑप्शन अब देखिए क्वेश्चन है आपका 1 A and C, A and B, B and C, A B and C। तो देखिए दोस्तों सभी के सभी हैं, अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, LRM बैंक क्यों यूज करती है कि ये सभी के सभी चीजें असाइन की जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए ये हम लोगों ने LRM के बारे में पढ़ लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क होता क्या है दोस्तों? बेसिकली ये एक पॉसिबिलिटी है। किस चीज का पॉसिबिलिटी है? तो लॉस का पॉसिबिलिटी है। किस चीज से लॉस किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई बोरोवर है, किसी ने उधारी लिया हुआ है और ये या कोई काउंटर पार्टीज है, ठीक है, और उसका जो क्रेडिट क्वालिटी है, समझ रहे हैं, सबका अपना क्रेडिट क्वालिटी होता है कि नहीं होता है? क्रेडिट रेटिंग आपको पता होगा, सब जितने भी बोरोवर हैं सभी का क्रेडिट रेटिंग होता है दोस्तों, यानी उनका अपना क्रेडिट क्वालिटी है। तो जो भी हमारे बोरोवर हैं, जो भी हमारे काउंटर पार्टीज हैं, उनके क्रेडिट क्वालिटी में डिमिनिशन समझते हैं ना दोस्तों। यदि मान लीजिए उसमें उसका क्रेडिट क्वालिटी घट रहा है, दैट इज कॉल्ड डिमोनिशन। तो बेसिकली क्रेडिट रिस्क हमारा एक पॉसिबिलिटी को दर्शाता है कि जो ऑब्वियस ही बात है, जब आपका क्रेडिट क्वालिटी घटेगा तो लॉस ही तो है, समझ रहे हैं। तो लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद द डिमोनिशन ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ बोरोवर और काउंटर पार्टीज। ठीक है, मान लीजिए बोरोवर ने लोन लिया और वो डिफॉल्ट कर गया, ही इज अनएबल टू पे, देन व्हाट, देन सच टाइप ऑफ रिस्क कम्स इनटू क्रेडिट रिस्क, राइट। ओके, सो अब देखिए किस किस तरह का फॉर्म क्रेडिट रिस्क ले सकता है। द फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट लैंडिंग। देखिए क्या मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है उसका अमाउंट जो है रिपेमेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइप होगा जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लैंडिंग। दूसरा है हमारा गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इससे समझते हैं, फंड मे नॉट बी फोर्थ कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपॉन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लायबिलिटी। दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लायबिलिटी का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तब भी फंड नहीं आ रहा होता है, तो ये हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में होता है। ट्रेजरी ऑपरेशन, द पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट ड्यू फ्रॉम द काउंटर पार्टीज अंडर द रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी फोर्थ कमिंग और सीजेज। देखिए समझिए, हमारा काउंटर पार्टी है, उससे हमें पेमेंट मिलना है, या पेमेंट का एक सीरीज है जो कि मिलना है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है दोस्तों, या सीज हो चुका है। तो ये हमारा कैसा, ये किस चीज़ का, ये किस चीज़ से ऐसा कौन सा रिस्क होगा इसके कारण? तो क्रेडिट रिस्क होगा। और दोस्तों लास्ट है हमारा सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस। तो इस केस में क्या होगा? फंड सिक्योरिटी सेटलमेंट में नॉट बी अफेक्टेड। और लास्ट है हमारा क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर। द अवेलेबिलिटी एंड फ्री ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स में आइदर सीज और रिस्ट्रिक्शन में भी इम्पोज बाय द सॉवरेन। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट रिस्क कम्स इन द फॉर्म ऑफ ए डायरेक्ट लैंडिंग, बी गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, सी ट्रेजरी ऑपरेशन, डी सिक्योरिटी ट्रेडिंग बिजनेस, ई क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा ये पांचों के पांचों हमारे क्रेडिट रिस्क के अंदर ही आते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए बी सी डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 3, राइट। ओके, वेरी गुड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट encompasses आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर। तो दोस्तों क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है वो यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है, द टर्म क्रेडिट मैनेजमेंट कवर्स, ऑप्शन ए कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, ऑप्शन बी रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी क्रेडिट अप्रेजल डिसीजन एंड रिव्यू ऑफ लोन एंड एडवांस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्रेडिट मैनेजमेंट में सभी के सभी चीज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडिशनली डैश मैनेजमेंट वाज प्राइमरली चैलेंज फॉर बैंक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा मैनेजमेंट पहले चैलेंज था बैंक के लिए। ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो दोस्तों याद रखिएगा क्रेडिट रिस्क जो है एक तरह का चैलेंज था बैंक्स के लिए। आइए अब हम लोग मार्केट रिस्क को समझते हैं। मार्केट रिस्क होता क्या कब है दोस्तों? जब मार्केट के जो वेरिएबल हैं, मार्केट्स के वेरिएबल कौन कौन से होते हैं बताइए? इंटरेस्ट रेट हुए, फॉरेन एक्सचेंज रेट हुए, इक्विटी प्राइस हुए, कमोडिटी प्राइस हुए, ये सभी के सभी क्या है? मार्केट के वेरिएबल। अब आप समझिए हमारे पास मार्केट का वेरिएबल है,
ठीक है। अब उसमें कुछ एडवर्स चेंज आ गया, मतलब उसका वैल्यू जो है एडवर्सली चेंज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसके कारण जो रिस्क आएगा उसे हम लोग कहते हैं मार्केट रिस्क। एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, आपको पता है दो कंट्री के बीच में यदि करेंसी का एक्सचेंज होता है दोस्तों, उसका अपना रेट होता है। मान लीजिए आज जो है एक यूएस डॉलर 75 रुपया है और कल को वो डायरेक्टली 100 रुपया हो गया, तो आपको एडवर्स चेंज दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा। तो ये जो इसके कारण जो रिस्क एसोसिएटेड है वो हमारा मार्केट रिस्क होता है। चीज़ें क्लियर हो गई आपको? चलिए, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट तब होता है कि जब ये सब हमारा जो मार्केट वेरिएबल है उसमें एडवर्स चेंज आए। ये चीज़ मैंने बता दिया। जैसा कि हमने देखा था कि क्रेडिट रिस्क का डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, सिमिलरली मार्केट रिस्क इज ऑल्सो हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स। सो लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट आर दोज डिफरेंट फॉर्म्स। सो द फर्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क, द सेकंड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, द थर्ड इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, द फोर्थ इज कमोडिटी प्राइस रिस्क एंड द लास्ट वन इज इक्विटी प्राइस रिस्क। तो दोस्तों ये सभी के सभी हमारे रिस्क जो हैं मार्केट रिस्क के अंदर आते हैं। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे आखिर लिक्विडिटी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो आप लोग CIV में पढ़ेंगे BFM टॉपिक, ठीक है, बैंक फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग कि लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, ठीक है। और यदि कुछ लोग इच्छुक हैं तो मेरे इस चैनल पे CIV का जो प्लेलिस्ट उसमें जाके समझ सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने JIV 2021 क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल बता दूं। दो प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में आप लोगों को नोट्स प्लस MCQs प्रोवाइड होंगे प्लस क्विज होंगे हर एक टॉपिक के, और टॉपिक वाइज मॉड्यूल वाइज भी होंगे। और प्लान बी में सेम चीज़ होगी, एक पार्टिकुलर टॉपिक के लिए, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और दोस्तों इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। चलिए हम लोग मार्केट रिस्क पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मार्केट रिस्क एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू अ बैंक कॉज बाय चेंजिंग इन द मार्केट वेरिएबल विच आर। अब देखिए कौन सा मार्केट में चेंज आएगा, तो देखिए लिक्विडिटी रिस्क, ये सभी के सभी आते हैं, अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो इस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क। तो ये एक रिस्क होता है जब मान लीजिए कुछ ह्यूमन एरर आ गया, कुछ टेक्निकल एरर आ गया, उसके कारण जो रिस्क होता है उसे हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। तो ये 3 मेजर रिस्क है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। CIV में इन सभी पे एक चैप्टर ही है पूरा। अब इसको निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सब उस टॉपिक में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग को बेसिक नॉलेज चाहिए बस कि होता क्या है ये बस पता होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू बेसल 2, ठीक है। तो दोस्तों आइए बेसिक को क्लियर करते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो जो बेसल कमेटी है बैंकिंग सुपरविजन का, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जैसे BC/BS भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है BC/BS का फुल फॉर्म बताओ, तो आप बताइएगा बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसिकली एक फोरम है, किस चीज का फोरम है? फॉर रेगुलर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ की सुपरवाइजरी इशू एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड। दोस्तों जो बैंकिंग का सुपरविजन होता है इसका वर्ल्ड वाइड क्वालिटी को बढ़ाना, ये काम है हमारा BC/BS का, ठीक है। अब ये कैसे करता है? तो ये करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके। किस चीज़ का? देखिए कैसा इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन जो कि नेशनल सुपरवाइजरी इशू का हो, अप्रोच का हो, टेक्निक का हो, इसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, विद अ व्यू टू प्रमोटिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब दोस्तों इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, ये पता होना चाहिए। ये सेक्रेटेरिएट है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसे हम लोग BIS कहते हैं, और ये सिचुएटेड है बेसल स्विट्जरलैंड में। तो बेसल आपका एक जगह का नाम है, बेसल का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। BC/BS का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग, BIS का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए जरूरत क्या पड़ा है ऐसा नॉर्म्स का। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द प्राइमरीली द नीड ऑफ सच अ नॉर्म्स। तो देखिए दोस्तों पहला एकॉर्ड जो आया था वो बेसल एकॉर्ड 1 आया था। कब आया था? 1988 में, 1988 में आया था। और इंप्लीमेंट कब किया गया? 1992 में इंप्लीमेंट किया। इट वाज द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैपिटल एडिक्वेसी का मिनिमम स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट ये हमारा बेसल 1 में आया था, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी का मिनिमम स्टैंडर्ड, कैपिटल एडिक्वेसी समझते होंगे ना दोस्तों। आप कोई भी लोन दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल तो रखिएगा, ठीक है, रिजर्व में। यदि मान लीजिए वो लोन डिफॉल्ट हो गया तो यही होता है हमारा कैपिटल एडिक्वेसी। ओके, तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट अकॉर्ड which came in 1992. Now let us talk about the second accord. So the second accord it comes by the name Basel Accord 2, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1999 में, और इसका फाइनल डायरेक्टिव आया था 2003 में, ठीक है। और 2006 से आप समझिए कि बेसल 2 नॉर्म शुरुआत हो गया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया कुड नॉट फुल्ली इंप्लीमेंट दिस बट इज नाउ गियरिंग अप। ऑब्वियस सी बात है, 1 अप्रैल 2009 से भारत ने भी बेसल 2 को अप्लाई किया। अब देखिए बेसल 2 आखिर क्यों लाया गया, इसका प्रश्न तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसल 1 में कुछ तो खामियां थी, कुछ तो ड्रॉबैक थी उसकी, दैट्स व्हाई वी नीडेड बेसल 2। ओके, तो देखिए इंडियन बैंक के लिए क्या जरूरी था? इट इज द नीड ऑफ द आवर टू बकल अप एंड प्रैक्टिस बैंकिंग बिजनेस एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है, अपने इंडियन स्टैंडर्ड है, तो इंडियन स्टैंडर्ड को ग्लोबल स्टैंडर्ड के पार लाना था। तो इसके लिए
ये जरूरी थी एंड मेक द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया मोर रिलायबल, ट्रांसपेरेंट एंड सेफ. दीज नॉर्म्स आर नेसेसरी सिंस इंडिया इज अ एंड विल विटनेस इंक्रीज कैपिटल फ्लो फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड देयर इज इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. तो समझ में आ गया आखिर बेसल 2 की क्या रिक्वायरमेंट थी, ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है. चलिए अब हम लोग जरा बेसल 2 का फीचर्स देखते हैं. बेसल 1 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक पॉइंट याद रखिए कि कैपिटल एडिक्वेसी को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे बेसल 1 में, दैट्स ऑल. ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी. अब हम लोग जरा बेसल 2 को देखते हैं. तो बेसल 2 एक तरह का बेसल 1 का रिफाइंड और रिफॉर्म था. ठीक है, इसके अंदर 3 फैक्टर्स हैं. कैपिटल एडिक्वेसी जो कि हमारा बेसल 1 में भी था, याद होगा आपको. इसके अलावा सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पे क्वेश्चन आएगा. पहला है कैपिटल एडिक्वेसी. 3 पिलर्स है बेसिकली. बेसल 2 हैज 3 पिलर्स. द फर्स्ट वन इज कैपिटल एडिक्वेसी, द सेकंड वन इज supervisory review and the third one is market discipline. Okay, so the Basel committee calls these factors as the 3 pillars to manage risk. अब देखिए पिलर 1 क्या है हमारा, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट. तो देखिए दोस्तों बेसल 2 नॉर्म्स के अनुसार बैंक को कहा गया कि आप एक मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी 8% रखिए. ये 8% किसका है दोस्तों, तो रिस्क एसेट का है. देखिए RWA रिस्क वेटेड एसेट कहते हैं उसे हम लोग. तो RWA का 8% जो है कैपिटल एडिक्वेसी मिनिमम रखना है. कैपिटल एडिक्वेसी मान लीजिए 100 करोड़ है, तो इसका 8% कितना होगा बताइए, 8 करोड़ होगा. तो ये 8 करोड़ कैपिटल एडिक्वेसी रखना ही रखना है. 8 करोड़ से ज़्यादा चलेगा लेकिन 8 करोड़ से कम नहीं चलेगा. चीज़ें क्लियर हो रही हैं. समझिए तौर पर इस एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा कि जो हमारा 100 करोड़ है वो रिस्क वेट है. ठीक है, उसका 8% आप ले लीजिए. कितना होगा 100 करोड़ का 8%, 8 करोड़ ही तो होगा. तो ये 8 करोड़ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी चाहिए ही. ये कहा गया था हमारा बेसल 2 नॉर्म्स में. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 8% है वर्ल्ड वाइड. लेकिन भारत में क्या कहा गया, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता होगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ओके, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक. उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए 8% नहीं है, हमारे लिए 9% है. ठीक है, उन्होंने 9% मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट लिया. यानी कि 100 करोड़ का यदि हमारा रिस्क वेट है तो 9 करोड़ का हमारा मिनिमम कैपिटल होना ही चाहिए. ठीक है, तो दिस रिक्वायरमेंट इज पॉपुलरली कॉल्ड CAR. इस रिक्वायरमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. ठीक है, या इसे हम लोग CRAR भी कहीं कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट. ठीक है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको. CAR क्या होता है, CRAR क्या होता है, चीज़ें क्लियर है. 8% भारत, 8% वर्ल्ड वाइड और बेसल के अनुसार, और 9% भारत में. ये चीज़ याद रखना है आपको. अब जरा पिलर 2 पे आते हैं. हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं दोस्तों, वैसे तो बहुत लंबा डिस्कशन इस पर चल सकता है. तो पिलर 2 में क्या कहा गया कि बैंक मेजरली इनकाउंटर विथ 3 रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों. बैंक बेसिकली ये 3 रिस्क से इनकाउंटर करती है. तो बेसल 2 नॉर्म्स अंडर दिस पिलर वांट टू एंश्योर दैट नॉट ओनली बैंक हैव एडिक्वेट कैपिटल टू सपोर्ट ऑल द रिस्क बट ऑल्सो टू इनकरेज देम टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क. तो दोस्तों केवल और केवल कैपिटल एडिक्वेसी से काम नहीं चलेगा, कैपिटल एडिक्वेसी चाहिए ही चाहिए. उसके अलावा बैंकों के पास बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक होनी चाहिए ताकि वो अपने रिस्क को मॉनिटर कर सके और उसे मैनेज कर सके. तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर 4 की प्रिंसिपल्स हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तीसरा पिलर है हमारा मार्केट डिसिप्लिन. इसके अंदर क्या कहा कि बैंक को अपना बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट करना है सेफ, साउंड और इफेक्टिव मैनर में. ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा गया कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑन कैपिटल, रिस्क एक्सपोजर सेमी एनुअली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड टू बी मेड सो दैट मार्केट पार्टिसिपेंट कैन एक्सेस अ बैंक कैपिटल एडिक्वेसी. मतलब डिस्क्लोज करना होगा. ठीक है, चलिए ये सब पब्लिश करना होगा. अब क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन इज नॉट अमंग द 3 पिलर ऑफ बेसल 2. अभी देखिए 3 पिलर में से कौन सा नहीं है. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है, रिस्क बेस्ड सुपरविजन नहीं है, मार्केट डिसिप्लिन है. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C. अब बेसल 3 पे आते हैं. तो रिजर्व बैंक ने क्या रियलाइज किया कि जो गाइडलाइन है बेसल 3 इंप्लीमेंटेशन को उसको लाया. ठीक है, तो अ ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेजिलियंट बैंकिंग एंड बैंकिंग सिस्टम और BCBS, ये 2010 में पास हुआ. अब इसका हेडलाइन क्या है, तो इसका हाईलाइट देखिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो CET1 देखिए, CET1 का कंसेप्ट आया. CET1 होता है हमारा कॉमन इक्विटी टायर 1. दोस्तों ये टायर 1 और टायर 2 कैपिटल अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन जब आप CIB की प्रिपरेशन करेंगे तो इस पर आपको केस स्टडी पूछा जाएगा टायर 1 और टायर 2 पे. तो फिलहाल तो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं. यदि आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे CIB के प्लेलिस्ट में चले जाइए. वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि टायर 1 कैपिटल का क्या पार्ट होता है और क्यों होता है. मैंने लॉजिक वाइज समझाया है दोस्तों. तो देखिए दोस्तों, टायर 1 कैपिटल होता है, टायर 2 कैपिटल होता है. तो टायर 1 में कॉमन इक्विटी टायर 1 जिसे CET1 कहते हैं. तो इसमें कहा गया कि ये कम से कम 5.5% होना ही चाहिए हमारा RWA का. ठीक है, और टायर 1 कैपिटल जो होना चाहिए वो 7% होना चाहिए RWA का, और टोटल कैपिटल जो होना चाहिए वो 9%. तो अभी हम लोगों ने देखा है, यही ना था हमारा RBI ने जो CRAR प्रिस्क्राइब किया है भारत के लिए, कितना था बताइए, 9% ही तो था. तो देखिए CRAR है हमारा 9% मिनिमम, टायर 1 है हमारा 7% मिनिमम, और जो हमारा कॉमन इक्विटी टायर 1 है CET1 है
ठीक है। एक होता है CET1 और एक होता है AT1। CET1 है हमारा कॉमन इक्विटी टायर 1 और AT1 है हमारा एडिशनल टायर 1। तो CET1 जो है आपका वो 5.5% है। उसके अलावा एक कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है, उसको कहा गया है कि वो RWA का 2.5% होना चाहिए। और दोस्तों एक और चीज़ कहा गया है कि मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हर एक बैंक का 11.5% होना चाहिए आफ्टर फुल एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो दोस्तों सिंपल सी बात, अपना लॉजिक लगाइए ना आप। टोटल कैपिटल कितना चाहिए? 9% चाहिए। कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना है? 2.5% है। तो 9 और 2.5 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 11.5 ही तो मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए वो 7% होना चाहिए कंजर्वेशन बफर लगाने के बाद। ये 31 मार्च 2019 के बाद का डिटेल है। अब देखिए जो चीज़ मैंने बताया, जो डाटा मैंने बताया उसको मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। बेसल 2 में कितनी रिक्वायरमेंट है, बेसल 3 में कितनी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए बेसल 2 में जो मिनिमम रेशियो ऑफ टोटल कैपिटल टू RWA है वो 8% है बेसल 2 के अनुसार, और बेसल 3 में 10.5% है। कॉमन इक्विटी टू RWA का जो रेशियो है वो है 2% बेसल 2 में, और 4.5 से 7% है बेसल 3 में। टायर 1 कैपिटल टू RWA का रेशियो जो बेसल 2 में 4% है और बेसल 3 में 6% है। कोर टायर 1 कैपिटल टू RWA 2% और 5%। और कैपिटल कंजर्वेशन बफर उसमें था ही नहीं, लेकिन बेसल 3 में 2.5% आ गया। चीज़ें क्लियर हैं आपको? चलिए अब जरा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एज पर बेसल 3 इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया विद इन द मिनिमम टायर 1 कैपिटल द एडिशनल टायर 1 कैपिटल कैन बी। तो AT1 कितना होगा? 5.5% होगा। 5.5% RWA 1.5% और मैक्सिमम। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है 5.5% 1.5% मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा मैं बताता हूँ आपको। देखिए CET1 कितना है हमारा, तो CET1 जो है वो है 5.5%। टायर 1 कितना है हमारा? 7%। दोनों घटा दीजिए, कितना होगा? 1.5% ही तो होगा। तो समझिए बात को, टायर 1 के अंदर CET1 भी आता है और AT1 भी आता है। AT1 होता है हमारा एडिशनल टायर 1। तो 7 में से 5.5 यदि आप घटाइएगा तो 1.5 ही तो मिलेगा। तो ये जो 1.5% होगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS को फॉर्मुलेट किया? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इसका सेंट्रल बैंक गवर्न्स ऑफ द G10 कंट्री इन द ईयर 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बेसल 1 अकॉर्ड द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड वाज फिक्स्ड एट %। तो बेसल 1 में कितना था बताइए? तो बेसल 1 में था आपका 8%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो अंडर बेसल 3 इज %% टोटल रिस्क वेट एसेट। तो मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो बेसल 3 में कितना कहा गया बताइए? तो टोटल रिस्क वेट एसेट कैपिटल क्रेडिट होगा ऑपरेशनल मार्केट सब मिला के। ठीक है, तो ये हमारा 9% है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पिलर इन बेसल 2 रिलेट टू। तो थर्ड पिलर में क्या आता है बताइए? थर्ड पिलर मार्केट डिसिप्लिन आता है। ठीक है, आपके सामने पिलर भी लिखा गया है। BIS का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये बेसल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर टायर 1 कैपिटल टू RWA हैज चेंज फ्रॉम डैश अंडर बेसल 2 टू डैश अंडर बेसल 3। तो देखिए कोर टायर 1 टू RWA, इसलिए मैंने ये चार्ट आपके लिए लिखवाया है दोस्तों। टायर 1 टू RWA जो है वो कितना है? 2% था, 5% हो गया है। ठीक है, तो देखिए साफ आपको आंसर मिल जाएगा 2 से 4.5%। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।